Franco solo conosco da salare per la cultura.
वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में हिंदी माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर। हम सभी जानते हैं कि टैक्स और टैरिफ ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जब टैक्स और टैरिफ दोनों लगभग बराबर होता है तो इसे अनुकूलतम स्थिति कही जाती है। पहले 1947 से लेके 1991 तक भारतवर्ष में टैरिफ को ऊंचा रखना और टैक्स को कम रखना ये प्रवृत्ति थी। लेकिन जैसे ही अमेरिकन अर्थशास्त्री लैफर्स थेसिस प्राप्त हुआ, लैफर्स थेसिस ने क्या कहा? लैफर्स थेसिस कहता है कि टैक्स रेट को मिनिमम रखिए, टैक्स रेट ना हाई हो ना लो हो, मिडिल हो, और टैक्स रेट कम रहना टैक्स बॉयंसी लाएगा। क्या अर्थ हुआ बॉयंसी? टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या हुआ? टैक्स बॉयंसी का मतलब हुआ कि भारी मात्रा में टैक्स का कलेक्शन होगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी। टैक्स रेट कम होगा तो घूस दे के और टैक्स को छुपा के ये सब जो गलत प्रवृत्ति है वो नहीं करेगा। टैक्स पेयर जो है रेट कम होगा तो पे कर देगा। इन्वर्टेड यू शेप, यू का उल्टा कर दीजिए तो जो पिक पॉइंट होगा वो मिडिल में होगा, और वहां गिराइए तो वही हो जाएगा टैक्स रेट, आइडियल टैक्स रेट। उससे ज्यादा या उससे कम दोनों हानिकारक होता है। और डब्ल्यूटीओ का भी कहना है कि टैक्स रेट देश के भीतर का है और टैरिफ जो है विदेशी व्यापार का है। अगर ये दोनों बराबर होता है तो ये आइडियल सिचुएशन है। अर्थशास्त्र में बहुत सारा आइडियल सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता को आइडियल सिचुएशन माना जाता है, हो या नहीं हो। एडम स्मिथ ने कहा 1775 में, जब उनकी किताब निकली 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड होना चाहिए और टैक्स मिनिमम होना चाहिए। और डब्ल्यूटीओ का भी कहना है कि टैक्स जो है और टैरिफ दोनों बराबर रखिए, तब होगा ना कि विदेश से सामान आ रहा है, जा रहा है, हम भेज रहे हैं, वो भेज रहा है, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको याद होगा या अपने पिता से पूछिएगा कि वो एक जमाना था कि वीसीआर, वीसीपी, कैमरा, ये सब नेपाल के रास्ते या आ, विदेश से कोई जाता था तो वहां से लाता था फ्री, टैक्स एकदम कम लगता था। आप उसको ला के यहाँ पर फिर बहुत का धंधा हो गया था, वहां जाता था, लाता था, यहाँ बेचता था। वहां बहुत कम दाम है, यहाँ टैक्स लगा के बहुत ज्यादा हो जाता था। तो वीसीआर वीसीपी का वो जमाना जब आया था तो काफी उसका ये यूज होता था। हाई हाई टैरिफ के कारण लोग ये चैनल से लेते थे, जो आप कहिए उसको कि स्मगलिंग करता था और ला के यहाँ बेचता था। टैरिफ टैक्स घट गया, आज विदेश का कोई सामान आप लाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट बराबर है लगभग। तो कहता है अभिजीत मुखोपाध्याय, आर्थिक विश्लेषक हैं, ये इनके शोध पर आधारित आज का डिस्कशन होगा। अभिजीत मुखोपाध्याय का भी कहना है कि आर्थिक विश्लेषक है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर होगा, लेकिन ये असर लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, वेरी शॉर्ट पीरियड में रहेगा। और ट्राई करना क्या है कि द्विपक्षीय वार्ता हो जाए। पॉलिटिकल तो हम ज्यादा इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको फोन पर फोन किया जा रहा है लेकिन उठाते नहीं हो, और यहाँ बिना उठाए हुए ही जो राजनीतिक दल वाला है वो सरेंडर सरेंडर का वर्ड प्रयोग करके और भी उसको गंदा कर दिया है। दो कंट्री के बीच में कोई वार्ता होती है, उसको इस तरह से
बाजारू बनाना ठीक नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, लेकिन सवाल है कि इस पर अ, सियासत हो रहा है। तो कहता है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा, किंतु अल्पकाल में लागू होगा। दीर्घकाल में द्विपक्षीय वार्ता से इसका सही हल प्राप्त होगा। और अभी जो चल रहा है वो हम लोग का ट्रेंड धीरे धीरे द्विपक्षीय वार्ता की ओर आएगा। दोनों साइड जो एक तरह का खाई बनता जा रहा है उसमें भी कुछ कमी आएगी। और ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हिंदी माध्यम में बहुत सारा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव अभी इस महीने में जो रिपोर्ट आया है उसमें ये 46 नए लोग हमारे डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल के सदस्य बने हैं। अब कोई विज्ञापन नहीं है, किसी से प्रचार नहीं है। और जब दिल्ली में मुखर्जी नगर में हमारा इकोनॉमिक्स एकेडमी था कोविड के पहले, तो उस समय कोई प्रचार नहीं था और केवल बोर्ड पर ये देखता था कि डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट। और क्या है, तो 1973 से प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। ये आजकल का यही कैटेगरी है। हम लोग के जमाने में था लेक्चरर, रीडर एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इस तीनों को हम प्राप्त किए करीब 15-16 वर्षों में। और 50 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। कितना तरीके का बदल गया, यूपीएससी का सिलेबस बदल गया, बीपीएससी में तो इकोनॉमिक्स यह सब्जेक्ट हटा दिया। स्टेट लेवल में सब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं, केवल जीएस और ऐसे ही सब दे करके आप वही उससे मेरिट होगा। इसका प्रतिफल क्या हुआ कि कॉलेजेज में जो लड़के पढ़ते थे बैठ करके, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ग्रेजुएशन में वो फुल 4 साल 3 साल टाइम देते थे, एक मैच्योरिटी आती थी। और उसमें कोई सब्जेक्ट, पहले बीपीएससी में 3 सब्जेक्ट लेना होता था, फिर घटा के 2 किया, फिर घटा के 1 किया, घटा के 0 कर दिया। और इसमें बहस नहीं है, नेता लोग किया है इसको। क्यों कि उसको कॉपी जचवाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अरे भाई टाइम ज्यादा क्या लगेगा, ज्यादा आदमी को बांट के कीजिए। आज से हम समझते हैं 1984 में बीपीएससी की कॉपी जो है दूसरे दूसरे राज्य में जाती थी, यहाँ बैठ के कोई नहीं देखता था। अभी क्या हो गया, यहीं बैठा के दिखवाते हैं। अब यहाँ बैठा के दिखाने में किस क्वालिटी का टीचर को तुरंत बुलाए या किए, कौन फ्री है? नो वन इज फ्री। कॉलेज से भी फ्री नहीं आपको जाने देता है। तो इसलिए इस बात पर अब विचार करना जरूरी है कि सब्जेक्ट रहना चाहिए। खैर यूपीएससी में अभी है कि एक सब्जेक्ट आपका है तो इकोनॉमिक्स है, आईईएस में इकोनॉमिक्स है। तो हमारा उद्देश्य आईईएस और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर अल्पकाल में थोड़ा बहुत असर होगा। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा, परंतु अल्पकाल में लागू होगा। दीर्घकाल में द्विपक्षीय वार्ता से इसका सही हल प्राप्त होगा। ट्रम्प प्रशासन के ट्रम्प प्रशासन के फैसले से टेक्सटाइल
टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रत्न, रत्न और आभूषण और आभूषण का अमेरिका को अमेरिका को निर्यात, अमेरिका को निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। हालांकि बड़ी राहत यह है यह है कि फार्मा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को जो अमेरिका को जो अमेरिका को किए जाने वाले किए
जाने किए जाने वाले निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जवाबी शुल्क से छूट मिली हुई है। क्योंकि अमेरिका की टैरिफ सूची में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र शामिल नहीं है। इस्पात, एल्यू एल्यूमिनियम, ऑटो ऑटो मो ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, तांबा, सेमी सेमीकंडक्टरों और कास्ट उत्पादों को दूसरे श्रेणी में रखा गया है।
ऊर्जा तथा अमेरिका में नहीं पाए जाने वाले खनिजों को भी ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क से छूट मिली है। अलबत्ता भविष्य में जब भी भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक वार्ता होगी। उसमें कृषि उत्पादों के निर्यात पर बातचीत सबसे महत्वपूर्ण होगी।
अमेरिका चीन कृषि उत्पाद, चीन कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। उनमें गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम, फल, सब्जियां, पशु उत्पाद आदि प्रमुख अधिक प्रमुख हैं। भारत में भी भारत में भी सोयाबीन 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 भारत में भी सोयाबीन भारत में सोयाबीन खूब पैदा होता है। खूब पैदा होता है और यह दुनिया का और यह और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोयाबीन सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। पहले चीन
अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था। लेकिन आपसी शुल्क आपसी शुल्क युद्ध छिड़ने के बाद चीन अमेरिका चीन अमेरिका से अमेरिका से सोयाबीन का आयात कतई नहीं करना चाहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क घटाने का कवायद कवायद करता है तो बड़ी मात्रा में तो बड़ी मात्रा में सस्ते
अमेरिकी सोया सोयाबीन भारत आ सकते हैं। इससे भारतीय किसानों इससे भारतीय किसानों के लिए सोयाबीन सोयाबीन की खेती की खेती दीर्घावधि में घाटे घाटे का सौदा छः, पाँच छः 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 चल रहा है।
अमेरिका, भारत के दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादों के क्षेत्र में उसमें के लिए लंबे लंबे समय से कोशिश कर रहा है। जबकि भारत खुद डेयरी क्षेत्र तुम पाते हैं कि पहले चीन जो है अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक आयातक था। पहले चीन अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था। लेकिन आपसी लेकिन आपसी शुल्क युद्ध छिड़ने के बाद चीन अमेरिका से सोयाबीन का आयात कतई नहीं करना चाहेगा। ऐसे में ऐसे में आने वाले दिनों में अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क घटाने का कवायद करता है तो बड़ी मात्रा में सस्ते अमेरिकी सोयाबीन भारत आ सकते हैं। इससे भारतीय किसानों के लिए सोयाबीन की खेती दीर्घावधि में घाटे का सौदा बन सकती है। अमेरिका भारत के दूध और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में घुसने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है, जबकि भारत खुद डेयरी क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत है। डेयरी क्षेत्र में भारत खुद
क्योंकि भारत खुद डेयरी क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत है, एक वैश्विक ताकत है। सात। भारतीय मछली भारतीय मछली भारतीय मछली तथा दूसरे समुद्री उत्पादों तथा दूसरे समुद्री उत्पादों का अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्यात होता है और निर्यात होता है। हालांकि हालांकि इन उत्पादों का इन इन उत्पादों का इन उत्पादों का निर्यात 2020 2021 के 2.7 अरब डॉलर से घटकर 2023-24 में घटकर 2023-24 में 2020 21 में 2.7 अरब डॉलर से घटकर 2023-24 में 1.9
अरब। डॉलर रह गया। मौजूदा स्थिति में, मौजूदा स्थिति में भारतीय मछली, भारतीय मछली और समुद्री, और समुद्री उत्पादों का अमेरिका को निर्यात दांव पर लगा है। दांव पर लगा है। अमेरिका में कॉफी, चाय और मसालों मसालों के निर्यात पर, मसालों के मसालों के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। अगर भारतीय कृषि को अगर भारतीय अगर भारतीय कृषि को वैश्विक आय आयातों के आयातों के सामने खुला छोड़
छोड़ दिया जाता, तब वैश्विक खाद्य उत्पाद खाद्य उत्पादों की कीमत में उतार चढ़ाव तथा घरेलू उत्पादन की कमी बेशी के कारण कीमतों में बदलाव से भारतीय किसानों भारतीय किसानों का जीवन दुभर हो जाता। कुल मिलाकर इस शुल्क युद्ध के बाद शुल्क युद्ध के भारतीय बाजार पहले से अधिक अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएगा।
जबकि अमेरिकी बाजार में भारतीय कृषि भारतीय कृषि से उत्पाद कम हो जाएंगे। कृषि उत्पाद कम हो कम हो जाएंगे। कम हो नतीज नतीजतन कृषि निर्यात नतीजतन कृषि निर्यात में में भारत को जो बढ़त जो बढ़त हासिल थी उसमें कमी उसमें उसमें कमी आएगी। या वह पूरी तरह पूरी तरह खत्म खत्म हो जाएगी। जाहिर है अमेरिका के सामने इन तमाम मुद्दों को
उठाने समय लगेगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ा हुआ है और आने वाले समय में भी ये असर बढ़ता जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में सही तरीके से इसको संभालना जरूरी है। अभिजीत मुखोपाध्याय आर्थिक विश्लेषक के शोध के तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा अर्थशास्त्री द्वारा सरल विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है जो कि बीपीएससी और यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा दे रहे हैं और इंटरव्यू के लिए आपको मजबूत किया जा रहा है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ इंटरव्यू का सवाल है और पूछेगा आपसे। पहली बात, अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा किंतु अल्पकाल में लागू होगा। दीर्घकाल में द्विपक्षीय वार्ता से इसका सही हल प्राप्त होगा।
दूसरी बात, ट्रम्प प्रशासन के फैसले से टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स रत्न तथा रत्न और आभूषण का अमेरिका को निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। तीसरी बात, हालांकि बड़ी राहत यह है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को, जो अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जवाबी शुल्क से छूट मिली हुई है, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ सूची में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र शामिल नहीं है। चौथी बात, इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, तांबा, सेमीकंडक्टर और कास्ट उत्पादों को दूसरे श्रेणी में रखा गया है। पांचवी बात, ऊर्जा तथा अमेरिका में नहीं पाए जाने वाले खनिजों को भी ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क से छूट मिली है। छठा, अलबत्ता भविष्य में जब भी भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक वार्ता होगी, उसमें कृषि उत्पादों के निर्यात पर बातचीत सबसे महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका जिन कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, उनमें गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम, फल, सब्जियां, पशु उत्पाद आदि संभव हैं, आदि प्रमुख हैं। भारत में भी सोयाबीन खूब पैदा होता है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। भारत पहले चीन अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन आपसी शुल्क युद्ध छिड़ने के बाद चीन अमेरिका से सोयाबीन का आयात कतई नहीं करना चाहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क घटाने का कवायद करता है, इससे भारतीय किसानों के लिए सोयाबीन की खेती दीर्घावधि में घाटे का सौदा बन सकती है। अमेरिका भारत के दूध और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में घुसने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है, जबकि भारत खुद डेयरी क्षेत्र में एक विशेष ताकत है। भारतीय मछली तथा दूसरे समुद्री उत्पादों का अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। हालांकि इन उत्पादों का निर्यात 2020 से 21 में 2.7 अरब डॉलर था, जो कि घटकर 2023-24 में 1.9 अरब डॉलर रह गया है। मौजूदा स्थिति में भारतीय मछली और समुद्री उत्पादों का अमेरिका को निर्यात दांव पर लगा है। अमेरिका में कॉफी, चाय, मसालों और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। अगर भारतीय कृषि को वैश्विक आयातों के सामने खुला छोड़ दिया जाता है, तब वैश्विक खाद्य उत्पादों की कीमत में उतार चढ़ाव और घरेलू घरेलू उत्पादन की
कमी बेसी के कारण कीमतों में बदलाव से भारतीय किसानों का जीवन दुभर हो जाता। कुल मिलाकर इस शुल्क युद्ध के बाद भारतीय बाजार पहले से अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएगा, जबकि अमेरिकी बाजार में भारतीय कृषि उत्पाद कम हो जाएंगे। नतीजतन कृषि निर्यात में भारत को जो बढ़त हासिल थी उसमें उसमें कमी आएगी और या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जाहिर है अमेरिका के सामने इन तमाम मुद्दों को उठाने में समय लगेगा। भारत सरकार पर दबाव बढ़ गया है, उसे वैश्विक व्यापार माहौल पर नजर रखने के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक हो। तो अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा कि अमेरिकी टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, तो इन सब बातों को 9 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसको 1-2 बार आपस में डिस्कस कीजिए और आपस में डिस्कशन में लाउड आवाज में उस बात को डिस्कस कीजिए। और इसमें प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया, द्वितीय श्रेणी किसको रखा गया, किस पर अमेरिकी सरकार छूट दे रही है, अमेरिकी सरकार कैसे भारत के कृषि क्षेत्र में और डेयरी क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि इससे मेरी व्यक्तिगत बहुत हानि होगी, लेकिन किसी भी हाल में मैं मछुआरों का, किसानों का, डेयरी उत्पादकों का हित को मेंटेन रखूंगा, हित को किसी भी हालत में विदेशियों को और खासकर अमेरिकन को करने नहीं दूंगा। ये उनका जो संकल्प है वो दृढ़ संकल्प है और इसके आगे अमेरिकन जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है। और अल्टीमेटली जो है समय जो भी लगेगा, लेकिन बाइलेटरल ट्रेड, जमाना मल्टीलैटरल ट्रेड का नहीं है। मल्टीलैटरल ट्रेड होता था तो सारा देश बेच रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी जो है बाइलेटरल ट्रेड का जमाना आ गया है। और हम लोगों ने इंग्लैंड के साथ जो है बाइलेटरल ट्रेड कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी उस पर काम चल रहा है और होने की संभावना है। अफ्रीकन देशों से, हर देशों से, छोटे छोटे देशों से हम लोग को रेयर अर्थ मैग्नेट जो है प्राप्त हो रहा है या होने वाला है। जिनके पास है वो देंगे और यहाँ उसका शुद्धिकरण किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा। तो एक बड़े देश के फेर में रहने के बजाय 50 छोटे छोटे देशों को, हर देश में कुछ न कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है और जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, क्रिटिकल मैग्नेट है, ये हमारे यहाँ तत्काल कार बैटरी पर चल रहा है, स्कूटर बैटरी पर चल रहा है, अब ट्रक भी आ रहा है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इधर जो है 70% रेयर मैग्नेट का मालिक कौन है, तो चीन है। तो पहले चीन से हम लोग का कुछ तनातनी था, लेकिन अभी चीन हम लोग का दोस्त हो गया है। तो लाइसेंस सब रिन्यूअल हो रहा है और जल्दी ही वहां से आना शुरू हो जाएगा। और ये जो 5 देश दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, उस सब के यहाँ भी रेयर मैग्नेट का है प्रोडक्शन, तो वहां से भी आएगा और उसको चेंज करके यूटिलिटी जो रेयर मैग्नेट है उसको उपयोगी बना करके बजाज ऑटो वाले को प्रॉब्लम हो रहा है, टाटा को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है और उसमें जो लगेगा वो अर्थ मैग्नेट लगेगा। तो और रेयर अर्थ मैग्नेट है, क्रिटिकल मिनरल उसको कहा जाता है। और चाइना क्या कह रहा है कि हम देंगे जरूर, लेकिन अब सोच रहे हैं कि रेयर मैग्नेट नहीं देके मोटर में ही उसको घुसा के पैक करके आपको दे। मोटर आप कार में लगा दीजिए या ऑटो में लगा दीजिए, क्योंकि उसको शक है कहीं रेयर मैग्नेट का उपयोग युद्ध के लिए नहीं भारत सरकार करे,
अब तो भारत सरकार युद्ध में भी मजबूत हो गया है, तो चाइना को ये भी मन में हो रहा है, तो देखिए वो क्या डिसीजन लेता है। लेकिन अभी भारत से चीन का हवाई जहाज शुरू हो गया है। ये पहला ये बतला रहा है कि पॉजिटिव साइन है दोनों देशों के बीच में। और भारत और चीन और रूस, ये तीनों अगर एक ब्लॉक जो है, एससीओ या क्या उसका नाम बोलता है, वो ब्लॉक जो है वो पूंजीवादी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा घातक है। पहले भी वर्ल्ड जो था, अमेरिकन इकोनॉमी और यूएसएसआर, यूएसएसआर को जो इतना पावरफुल था, उसको अमेरिका वाला समझा बुझा करके, जो वहाँ का गोरबाचोव की क्या नाम था उसका, उसको फुसला के कन्विंस करके और तोड़वा दिया। यूएसएसआर को तोड़ करके 15-16 कंट्री बन गया। और यूक्रेन भी उसी का राज्य था, रूस जो है उसी में था, जितना भी नाम है वो सब उसी में था। सबको मिला के यूएसएसआर मजबूत कंट्री था, लेनिन के समय से चला रहा था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए। compete करने का एक ही तरीका है, हर रोज 1 घंटा किसी टॉपिक पर एक दो दोस्त रखिए, उसको भी मटेरियल दे दीजिए, और हमारे चैनल का उसको मेंबर का बना दीजिए, और उस टॉपिक को लीजिए, आपस में पढ़ के डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने से आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, जो बात आप कहना चाहते हैं कह सकेंगे। अभी आपको हम इसमें 9-10 पॉइंट बताए हैं, उसको याद कर लेना है, आपस में डिस्कस करना है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा कि अमेरिकन टैरिफ के संदर्भ में जो इशू उठा है आप क्या जानते हैं, 1 2 3 4 5, 5 को जहां बोलिएगा क्या ठीक है वो समझ गए, दूसरा बोलिए। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1974 में पूरे बिहार में हम टॉप किए, फर्स्ट पोजीशन। और तब मुझे पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का पद प्राप्त हुआ, और 50 साल से अभी तक पढ़ा रहे हैं। लेक्चरर बने, रीडर बने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने, विदेश में जाकर के पढ़ाए, तो पोलैंड में जाकर के वहाँ पढ़ाए, जर्मनी में पढ़ाए, नीदरलैंड में पढ़ाए। 30 स्टूडेंट को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर के गए, और ग्रुप प्रोफेसर में हम थे, वाइस चांसलर थे, रजिस्ट्रार थे। तो लाइफ जो है वो गतिशील है। आफ्टर रिटायरमेंट हमारे दिमाग में आया, टीचर नेवर रिटायर। 2016 में रिटायर किए, और तब ये डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल स्थापित किए। आज वहाँ 3000 से ज्यादा टॉपिक पढ़ा चुके हैं, वहाँ लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। आज एक रिपोर्ट आया, उसमें लिखे हुआ है कि इस महीने में 45 नए लड़के आपका मेंबर बने हैं। कोई विज्ञापन नहीं है, कहीं कोई विज्ञापन नहीं। दिल्ली में भी मुखर्जी नगर में मेरा इकोनॉमिक्स एकेडमी था, और राजेंद्र नगर में भी इकोनॉमिक्स एकेडमी था, वहाँ इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी मीडियम। कोविड पीरियड में हम फिर ऑनलाइन चले आए, तो ऑनलाइन में आसान हो गया, पूरे इंडिया से कहीं से कोई पढ़ सकता है। और स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं रहती है, टीचर में कमी रहती है। टीचर का क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। कितना किताब आप पढ़े? हम ग्रेजुएशन में थे, 265 किताब ओरिजिनल पढ़े हुए हैं। एडम स्मिथ का हो, मार्शल का हो, केन्स का हो, रॉबिन्स का हो, ओरिजिनल। और यही कारण था कि बीपीएससी में लेक्चरर का परीक्षा में टॉप किए। और उद्देश्य हमारा था, पहले मन में था पुलिस में जाने, लेकिन मेरे फादर का पुलिस का फिट नहीं है, तुम टीचिंग में जाओ। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडल पाए, लेक्चरर बन गए। और लेक्चरर बने, पटना कॉलेज का लेक्चरर बनना ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उस तरह यहाँ का भी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो वो एक ही जगह आपको रहना है, और यहीं से रहकर कितना आईएएस, एलाइड, आईपीएस
प्रोड्यूस किए, तो ये एक सेटिस्फैक्शन है लाइफ का। लाइफ तो आपका शाश्वत है नहीं, यू हैव टू लिव। और आई हैव रिच्ड 74 ईयर्स, और इंडिया का जो एवरेज एज है वो 74.4 है। तो अब का जो पीरियड है ये मोर मैच्योरिटी का पीरियड है। किसी किताब को पढ़ने में ज्यादा समय लगता था, अब है कि पढ़े तुरंत पेज टू पेज पढ़ते चले गए। लेटेस्ट जितनी चीजें हैं वो आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, एक बार दो बार पढ़िए और एक या दो दोस्त को जरूर रखिए, उससे डिस्कशन कीजिए। अमेरिका पर सवाल आएगा ही, कम से कम 10 को टॉपिक तो अमेरिका पर हम अब तक लिख चुके हैं, उसको देखिए और पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई एम डॉक्टर PC वर्मा, इकोनॉमिस्ट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए।